लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन हुआ था that was related to variation of ionization energies along the period. अच्छा, अब ये बताइए किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड? जी बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके आज मैं ग्राफ स्केच कर रहा हूं फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड प्रोटॉन नंबर। अब देखिए, प्रोटॉन नंबर 11 जो कि सोडियम का था और प्रोटॉन नंबर 18 जो कि आर्गन का था। बाकी 13, 14, 15, 17, 18 इसको हम 19 कर दो। ओके, नाउ अगर आप रिकॉल करें तो सोडियम टू मैग्नीशियम आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई थी, दैट इज फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2। नेक्स्ट, मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर एल्यूमिनियम टू सिलिकॉन इंक्रीज, सिलिकॉन टू फास्फोरस फिर इंक्रीज, और फिर फास्फोरस टू सल्फर डिक्रीज, देन अगेन इंक्रीज, और आप इस शेप को देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और प्रोटॉन नंबर का जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे अलोंग द पीरियड तो हमेशा ये शेप आपको ऑब्टेन होगा। और आप ये देख रहे हैं कि इन जनरल वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बट देयर आर वेरिएशंस। ये मैं 2 वेरिएशंस को मार्क कर रहा हूं, ये वाली और ये वाली। ये 2 वेरिएशंस क्यों आ रही हैं इसको कल हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम ग्रुप 2 टू ग्रुप 13 आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, एंड देन फ्रॉम ग्रुप 15 to group 16 again ionization energy drop। ये स्केच आपको मेमोराइज करना है कि हमेशा जब भी आप अलोंग द पीरियड जाएंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन नंबर का जो कर्व स्केच 16 नहीं पढ़ा हमने। ओके जी, ठीक है, पहले फिर ग्रुप 15 टू 16 पे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे वैल्यूज आपने शेयर करनी है, ठीक है, फिर मैं आपको ग्रुप 15 टू 16 का रीजन बता देता हूं, फिर दोबारा से इस ग्राफ को देख लेंगे। फास्फोरस 15 था, सल्फर 16 था। फास्फोरस की वैल्यू आई थिंक 1060 थी और सल्फर की वैल्यू 1000। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p3, और सल्फर में
3s2 3p4। अब आप देखिए यहाँ जनरल ट्रेंड से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बजाय इंक्रीज होने के यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई है। अब हमें इस बात को आंसर करना है कि व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी decreases from phosphorus to sulfur, that is from group 15 to group 16। आपको मैंने बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो वेरिएशन का पैटर्न है वो वेरिएशन का पैटर्न मस्ट रिमेन सेम। लाइक अगर जो है जैसे ग्रुप 2 से ग्रुप 13 में बजाय इंक्रीज होने के डिक्रीज आता है, उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से ग्रुप 15 से जब ग्रुप 16 पे जाते हैं तो another variation is observed, और इंस्टेड ऑफ इंक्रीज यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही। अब इस बात को समझने के लिए आप अगेन रिकॉल करें 3p3 का क्या मतलब है। अगर इसको हम बॉक्स नोटेशन में शो करें 1, 2 and 3, all 3 electrons are unpaired in case of phosphorus, जबकि सल्फर में 3p4 है और 3p4 का मतलब यह है कि 1 1 and 1 in each and then pairing will occur। ये 3p4 है। अब आप देखिए कि जब फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इनमें से कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन जब सल्फर में इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इस पेयर से निकलेगा। यानी यहां पर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन का। So due to electron pair repulsion, energy of electron will increase and removal of electron become easier। तो phosphorus to sulfur आयोनाइजेशन एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन है। It is due to electron pair repulsion in sulfur। Now, due to electron pair repulsion, removal of electron become easier and it needs lesser energy। Due to electron pair repulsion, attraction decreases and removal of electron become easier। इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाए। And as the removal of electron become easier, therefore it needs lesser amount of energy to remove an electron। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सर एक और रिपीट कर दें। देखिए बेटा, मैंने पिछली क्लास में आपको इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन का आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेशन बताया था कि जहां इलेक्ट्रॉन होता है वहां हमेशा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, और जहां इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन होता है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो जब यहां हम देख रहे हैं कि सल्फर में इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन होगा।
और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन जो होता है उसकी वजह से अट्रैक्शन कम होती है एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजियर। क्या आप ये बात समझ में आ गई? जी, कोई कंफ्यूजन? नो सर। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, सल्फर के बाद नेक्स्ट मेंबर है क्लोरीन 17। और अगर आप डेटा बुकलेट से मुझे क्लोरीन की वैल्यू बता दें आयनाइजेशन एनर्जी की। डेटा बुकलेट से, आपके पास बुकलेट मौजूद होगा, उसमें डेटा बुकलेट मौजूद है क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी की। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बताइए। 1260। जी बेटा, अरे जल्दी करो भाई। जो भी बता सकता है जल्दी से बता दे। 1260, ठीक है। नेक्स्ट की भी निकाल के रखो। क्लोरीन 1260 है। तो अब आप देखें, सल्फर टू क्लोरीन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, यानी कि वो उस पैटर्न को फॉलो कर रही है जो हमारा पैटर्न था। हमारा पैटर्न क्या था कि एज वी गो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सल्फर टू क्लोरीन अब वो ट्रेंड, जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है। उसके बाद अगला मेंबर जो है वो आर्गॉन है 18। और आर्गॉन की जो डेटा बुकलेट में वैल्यू है वो 1520 है। तो 1520 जो है वो आर्गॉन की वैल्यू है। ये 731 कहां से निकाली रहा है? 1520 है आर्गॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एंड अगेन द सेम कॉन्सेप्ट इज ऑब्जर्व कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम क्लोरीन टू आर्गॉन ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर। अच्छा, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन के आखिर में आएगा 3s2 3p5 और आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन के आखिर में आएगा 3s2 3p6। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। वजह यह है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यहाँ पर भी पेयर होगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन का इंपैक्ट फास्फोरस टू सल्फर आ रहा था, अब सल्फर के आगे सब में इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मौजूद है, इसलिए अब प्रोटॉन नंबर इफेक्ट करेगा। और 17 to 18 या 16 to 17 जो आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज आया है, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, that is due to increase in attraction because of increase in number of proton, because of increase in nuclear charge. और अब आप पीरियोडिक टेबल देखिए, तमाम लोग सामने रखें ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूं। आर्गॉन के बाद जो अगला मेंबर है पीरियोडिक टेबल का वो है पोटेशियम। पोटेशियम को जब आप कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो पोटेशियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है। जरा काइंडली पोटेशियम की वैल्यू बताइएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम 418। जी बेटा 418। थैंक यू सोहेल अब्बास। 418 ये आपको डेटा बुकलेट से मिलेगी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पोटेशियम। और आप अब देख रहे हैं कि आर्गॉन टू पोटेशियम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और ये डिक्रीज जो है
वो शार्प डिक्रीज ऑफ आयनाइजेशन आ रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर शार्प डिक्रीज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्यों आ रहा है, तो इसका आंसर इस कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद। आप देखिए आर्गॉन का ताल्लुक ग्रुप 18 से है और पोटेशियम का ताल्लुक ग्रुप 1 से है। जब आप आर्गॉन से पोटेशियम जा रहे हैं तो प्रोटॉन नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस शेल भी इंक्रीज हो रहा है। आर्गॉन तक सबका वैलेंस शेल 3 था, आउटर ऑर्बिट 3 था, लेकिन आर्गॉन टू पोटेशियम अब वैलेंस शेल जो है, आउटर ऑर्बिट जो है, वो चेंज हो गया, आउटर ऑर्बिट इंक्रीज हो गया, और आउटर ऑर्बिट के इंक्रीज होने की वजह से डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्बिट इंक्रीज हुआ, और डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन कम होगी, लिहाजा इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो। यहां पर शार्प डिक्रीज की वजह आप क्या लिखेंगे? इट इज ड्यू टू चेंज इन number of orbit. Due to number of orbit, distance in between nucleus and outer orbit will increase, attraction decreases, so lesser amount of energy is required to remove an electron. So due to change in number of orbit, attraction कम होगी, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाए। इसी वजह से आप देखते हैं कि यहां शार्प डिक्रीज आया है आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी के ग्राफ में शार्प डिक्रीज आता है, ये इंडिकेट करता है कि पीरियड नंबर चेंज हो गया। आप देख सकते हैं कि आर्गॉन तक पीरियड 3 था, पोटेशियम का पीरियड नंबर 4 है, क्योंकि ऑर्बिट का नंबर चेंज हो। तो अब यहां आप आ जाइए दोबारा से इस कर्व पर। ये कर्व अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सोडियम से लेकर आर्गॉन तक पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज, दोबारा इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज अप टू आर्गॉन। यही शेप फॉलो होगा, यही स्केच फॉलो होगा जब आप पीरियड 2 के लिए बनाएंगे, पीरियड 3 के लिए बनाएंगे या पीरियड 4 के मेंबर्स के लिए बनाएंगे। यही पैटर्न फॉलो होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ग्रुप 2 से 13 पर डिक्रीज आएगा और फिर ग्रुप 15 से ग्रुप 16 पर डिक्रीज आएगा। यहां पर ग्रुप 2 से ग्रुप 13 पे डिक्रीज आया और सेकंड डिक्रीज जो है वो ग्रुप 15 से ग्रुप 16 पर आएगा। अच्छा, अब क्या हुआ यहां? नेक्स्ट, आर्गॉन के बाद था पोटेशियम। आर्गॉन की वैल्यू 1520 और पोटेशियम की वैल्यू 418। आप देख सकते हैं कि 1520 से 418 एक बहुत बड़ा जंप है। लिहाजा जब आप पोटेशियम 19 पर आएंगे तो यहां जो वैल्यू है उसमें शार्प डिक्रीज आए, और ये शार्प डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं यहां पर ये लिख रहा हूं दोबारा से, शार्प डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी represents change of period, यानी change of orbit। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो शार्प डिक्रीज आता है हमेशा, इसमें यहां ग्रुप 18 का मेंबर होगा और यहां पर किसका मेंबर होगा? ग्रुप 1। क्योंकि
जब भी ये शार्प डिक्रीज आता है तो ऑर्बिट नंबर चेंज होता है। ऑर्बिट नंबर चेंज होने का मतलब यह है कि हम ग्रुप 18 से ग्रुप 1 पे मूव करें, ग्रुप 18 से ग्रुप 1 पे मूव करें। तो जब भी आप ग्रुप 18 से ग्रुप 1 पे मूव करेंगे आपको इसी तरह से शार्प डिक्रीज मिलेगी। Sharp decrease in ionization energy, sharp decrease in ionization energy change of orbit को represent। अच्छा, अब आप देखें अगर इससे आगे पीरियड 4 के मेंबर्स हैं, अब पीरियड 4 के मेंबर्स का शेप भी इसी तरह से फॉलो हो, और इससे पीछे पीरियड 3 के पीरियड 2 के मेंबर्स होंगे और उनका भी शेप ऐसे ही फॉलो। अच्छा, अगर आप मुझे एक बात और बता सकें, यहां पर सोडियम था, जरा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बताइएगा, आपके पास लिखी हुई थी सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी। पोटेशियम की तो 418 है, सोडियम की अगर आयनाइजेशन एनर्जी बताए, कल क्लास में लिखवाई थी जी, वैल्यू आ गई 494। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 494। सोडियम पीरियड 3 का मेंबर है, सोडियम का वैलेंस शेल 3 है और पोटेशियम का वैलेंस शेल जो है वो 4 है। आप कंपेयर करें सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम की वैल्यू ज्यादा और पोटेशियम की कम है। ये अगेन एक और कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करता है, और वो ये है कि सोडियम और पोटेशियम बिलोंग्स टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सोडियम ऊपर और पोटेशियम नीचे है, इसलिए सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जी बेटा बोलिए, कोई सवाल तो नहीं है इससे रिलेटेड? सर एक मिनट दोबारा रिपीट कर दो। कौन सी वाली बात? कि सोडियम सर ये और लास्ट वाली। देखो, सोडियम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं उसमें लिथियम के बाद सोडियम है और फिर पोटेशियम। डाउन द ग्रुप हमने पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। तो यहां ये बात प्रूव हो रही है कि सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है, इसकी वैल्यू 494 है, और पोटेशियम भी ग्रुप 1 का मेंबर है, इसकी वैल्यू 418 है। और उसकी वजह यह है कि सोडियम पीरियोडिक टेबल में ऊपर और पोटेशियम नीचे है, तो सोडियम की एनर्जी ज्यादा और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम कम होगी। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट, इंक्रीज इन शेल, अट्रैक्शन कम हो गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान। क्या ये बात सबके क्लियर हो गई? यस सर। जी सर, ये कहना चाह रहे ना कि जो शेल जैसे बढ़ रहा है तो जो है वो आयनाइजेशन पावर डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से ये और आसानी से जो है निकल सकते हैं पोटेशियम में। जी मुझे नहीं लगता कि सर को हमारी आवाज आ रही है। Successive ionization energy values of magnesium। मैं मैग्नीशियम को एग्जांपल ले रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी एलिमेंट पर अगेन अप्लाई कर सकते हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि वन आफ्टर वन, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किसी भी एलिमेंट के सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं।
लेकिन अल्टीमेटली सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम थियोरेटिकली बात करें और हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मैग्नीशियम की, जिसका प्रोटॉन नंबर 12 है और मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा, अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं in between ionization energies in kilojoule per mole and number of electrons removed, number of electrons removed। अब मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जहन में रखिएगा। हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है, जो ग्राफ स्केच करना है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड और आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड मैं लिख रहा हूं 1, यानी मैग्नीशियम से पहला इलेक्ट्रॉन। बताइए कहां से निकलेगा पहला इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहां पर 3s है, तो एक इलेक्ट्रॉन 3s से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन 3s से निकलेगा और ये 3s1 हो जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट के मुकाबले में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, हमेशा हायर आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन नंबर 2 निकालते हैं, यानी अब टोटल हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो हमें जो एनर्जी चाहिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट मेरे साथ ये भी शेयर कर दे तो काफी हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू डेटा बुकलेट, डेटा बुकलेट में ऑलरेडी मौजूद। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 736 है जी। नेक्स्ट, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम 1450। अब देखें, फर्स्ट के मुकाबले में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, और अगर आपको दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको याद होगा मैंने टोटल आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको टोटल एनर्जी जो चाहिए। अच्छा, 736 के बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी 1450 चाहिए, यानी कि एनर्जी बढ़ गई। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर 2। अब आप देखिए कि मैग्नीशियम +2 बन चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अब हमें मैग्नीशियम से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब बताइए तीसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2p से। थैंक यू। थर्ड इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो 2p से निकलेगा। और काइंडली जरा थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी बताइए, किसी ने बता दी वैल्यू? ये है 7740।
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 7740 है। आप देख रहे हैं कि 736 के बाद 1450 तकरीबन 7800 का इजाफा है, लेकिन अब वैल्यू 7740 है, तकरीबन 6000 से भी ज्यादा, 6000 से के करीब जो है और उससे ज्यादा इंक्रीज आया है। क्या वजह है इसकी? सेकेंड आयनाइजेशन के मुकाबले में थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है इन केस ऑफ मैग्नीशियम? सर इसके दो रीजन है जी, सर। पहला के ज्यादा करीब है न्यूक्लियस से, और सेकेंडली के पेयर है ना इसके अंदर, पेयर हुए हुए हैं ये 2 पीसेस। बेसिकली इसका रीजन ये है कि मैग्नीशियम के दो इलेक्ट्रॉन तो 3s से निकल गए। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है ये स्टेबल ऑर्बिट से निकलेगा, क्योंकि वो ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है। ऑर्बिट नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा अब तीसरा, और ऑर्बिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोजर है, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, लिहाजा इसी वजह से आप देखें कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में एक आपको शार्प जंप नजर आ रहा है। इसी वजह से जब आप इलेक्ट्रॉन नंबर 3 निकालेंगे, देखें जिनको समझ में नहीं आया, जो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s2 है, मैग्नीशियम +1 जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी पहला इलेक्ट्रॉन जो निकला वो 3s से निकला। मैग्नीशियम 1 के बाद फिर मैग्नीशियम 2+ बनेगा, और मैग्नीशियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s0। अब ऑर्बिट नंबर 3 एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट, ये दो इलेक्ट्रॉन चले गए, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, अब आउटर ऑर्बिट 3 नहीं रहा, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 3 खाली हो गया है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो 2p से निकलेगा, यानी कि इनर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद 1s2 2s2। मैग्नीशियम का जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इनर ऑर्बिट से निकलेगा, और इनर ऑर्बिट के स्टेबल होने की वजह से, इनर ऑर्बिट के स्टेबल होने की वजह से आप देख रहे हैं कि थर्ड इलेक्ट्रॉन में एक शार्प इंक्रीज आ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 आउटर ऑर्बिट से निकल रहे हैं, इसलिए एक नॉर्मल इंक्रीज आ रहा है, लेकिन 2 से 3 में इलेक्ट्रॉन नंबर 3 जो है वो आउटर ऑर्बिट से नहीं निकल रहा, क्योंकि आउटर ऑर्बिट एम्प्टी हो गया है, लिहाजा अब इलेक्ट्रॉन इनर शेल से निकल रहा है, इसलिए 2 से थर्ड इलेक्ट्रॉन में आपको शार्प इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगा। ये एक कंडीशन है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट के बजाय आप इनर ऑर्बिट से निकालना शुरू करेंगे तो हमेशा इसी तरह से आपको आयनाइजेशन एनर्जी में शार्प इंक्रीज नजर आएगा। शार्प इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन इज रिमूविंग नॉट फ्रॉम आउटर ऑर्बिट, नाउ इलेक्ट्रॉन इज रिमूविंग फ्रॉम इनर ऑर्बिट। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई, या लगता है कि किसी को कंफ्यूजन है? आ गई। गुड। अच्छा, अब चूंकि हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और सक्सेसिव का मतलब यह है कि 1 आफ्टर 1, मैं ये कह रहा था कि अब नेक्स्ट जब आप इलेक्ट्रॉन नंबर 4 निकालेंगे,
इलेक्ट्रॉन नंबर 4 अब कहां से निकलेगा? इलेक्ट्रॉन नंबर 4 का मतलब है कि मैग्नीशियम +4 हो गया, और मैग्नीशियम +4 का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2 3 4, यानी जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भी p से निकलेगा। तो अब चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन p से निकल रहे हैं, लेकिन यकीनन इलेक्ट्रॉन 3 के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन 4 निकालना और मुश्किल है। 5 6 7 8 9 and then 10। 10 इलेक्ट्रॉन तक ये इंक्रीज आएगा आयनाइजेशन एनर्जी में, लेकिन ये ग्रेजुअल इंक्रीज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर 3 से लेकर इलेक्ट्रॉन नंबर 10 तक सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 से निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नंबर 3 से लेकर इलेक्ट्रॉन नंबर 10 तक सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 से निकल रहे हैं। अब आप देखें, टोटल हम 10 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये है कि अब मैग्नीशियम +10 हो चुका है, और मैग्नीशियम 10 का मतलब ये है कि अब 1s2 रह गया, 2s0 2p0 हो गया, 3s0 हो गया, ये सारे खाली हो। अब इलेक्ट्रॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, मैग्नीशियम 10 प्लस बन चुका है। अब नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हमें मजीद 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो अब वो इलेक्ट्रॉन 1s से निकलेंगे, और अगेन ऑर्बिट का नंबर चेंज हो रहा है। जो 3 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो ऑर्बिट 2 से निकले थे, सबका ऑर्बिट सेम था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन नंबर जो 11 निकलेगा, नॉट फ्रॉम आउटर ऑर्बिट, अब एक और इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से निकलेगा, एक और नया ऑर्बिट से निकलेगा। सो नाउ फॉर इलेक्ट्रॉन नंबर 11 अगेन वी ऑब्जर्व sharp increase in ionization energy. For electron 11 ये sharp increase आएगा, और sharp increase जो है वो इंडिकेट करता है चेंज ऑफ शेल को, चेंज ऑफ ऑर्बिट को। और फिर इलेक्ट्रॉन नंबर 12 जो निकलेगा वो भी 1s से ही निकलेगा, ये मजीद ये है बेटा स्टोरी रिगार्डिंग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। नो सर। बेटा कोई सवाल नहीं है, सबको बात समझ में आ गई? सो दैट्स गुड कि आप सबको ये बात समझ में आ गई। और अब जनाब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सपोज मैं आपके सामने अब एक एलिमेंट एक्स के हवाले से डाटा लिख रहा हूं। एलिमेंट एक्स है, और ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मैं आपको डाटा बता रहा हूं किलो जूल पर मोल में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। ये एक एलिमेंट एक्स है, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा हम लिख रहे हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सपोज 460 है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 1280, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज 2800, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो है
4500। फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो है 10,950, फिर 12,750 और फिर सेवेंथ है 14,000। एलिमेंट एक्स है और उसका आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा आपको गिवन है। अच्छा जी, अब करना क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नंबर 1 number of electrons in the outermost orbit of X। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई नंबर। फिर फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ X। ये 3 क्वेश्चन। क्या आप में से एक बच्चे ने प्रेडिक्ट किया कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है? क्या आप में से कोई और प्रेडिक्ट कर सकता है इस डेटा को देखकर कि वैलेंस शेल में आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अहमद अली, बेटा आपने इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया है? अच्छा जी, तो जी किसी ने किया प्रेडिक्ट? ओके, एक और बच्चे ने किया 7 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। सर अच्छा, मुझे नहीं पता आप क्यों कह रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। 2-3 लोगों ने ये आंसर किया। सर मैंने आपको ये कहा कि शार्प इंक्रीज, जब शार्प इंक्रीज आता है, आपने कहा 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, शार्प इंक्रीज चेंज ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब आप देखिए जो मैक्सिमम चेंज कहां पर आ रहा है, 460 से 1280, टोटल अगर आप देखें तो 700 का इंक्रीज है। 1280 से 2800 तकरीबन 1600 1500 का एडिशन है। 2800 से 4500 तकरीबन 1900 या ऐसे कुछ चेंज है। लेकिन अब ये 4500 से 10,000 हो गया, यानी 4 से 5th एनर्जी में, 4th आयनाइजेशन एनर्जी से 5th आयनाइजेशन एनर्जी में शार्प इंक्रीज आ रहा है। और ये शार्प इंक्रीज रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ ऑर्बिट को। यानी इसका मतलब ये है कि जो 5th इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो आउटर ऑर्बिट से नहीं निकल रहा, बल्कि 5th इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से निकल रहा है। यानी कि आउटर ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर ऑर्बिट।
थैंक यू। अब समझ में आई बात। फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी से फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी पर मैक्सिमम डिफरेंस है, मैक्सिमम डिफरेंस है इन बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी। दैट मींस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम इनर ऑर्बिट, इसी वजह से ये शार्प इंक्रीज आ रहा है। यानी आउटर ऑर्बिट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। So number of electron in the outermost orbit, answer will be 4 electrons. और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जो लॉजिक है वो मैंने आपको एक्सप्लेन। लॉजिक ये है कि 4 आयनाइजेशन एनर्जी टू 5th आयनाइजेशन एनर्जी लार्जेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी है, जो इंडिकेट करता है कि 5th इलेक्ट्रॉन इज रिमूविंग नॉट फ्रॉम आउटर ऑर्बिट, it is removing from inner orbit. So outer orbit contains 4 electrons, और जब outer orbit contain valence shell contain 4 electron, तो O लेवल में आप इसे ग्रुप 4 कहते थे, जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, और अब आप AS में उसे ग्रुप 14 कहते हैं, जिसको आप ग्रुप 4 कहते थे O लेवल में, अब आप इसे ग्रुप 14 कहेंगे। ये ग्रुप 14 है। और फाइनली फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ X, तो क्लोराइड ऑफ X का जो फार्मूला बनेगा, क्लोराइड का चार्ज -1 होता है, बेटा ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 3 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको अब हम 13 कहते हैं। ठीक है रूबा, समझ में आई ये बात? पार्ट 1 समझ में नहीं आ रहा, पार्ट 1 क्या था? अच्छा भाई देखो, बड़ी आसान बात है ये, तो इतना मुश्किल नहीं है, कोई ट्रिकी मसला नहीं है ये इस तरह पता चला कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने अभी आपको ऊपर ये लॉजिक बताई थी कि जब भी आयनाइजेशन एनर्जी में शार्प इंक्रीज आता है, तो शार्प आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ये इंडिकेट करता है कि ऑर्बिट नंबर चेंज हुआ और इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट के बजाय इनर ऑर्बिट से निकल रहा। अब यहां जो मैक्सिमम चेंज आ रहा था वो 4 से 5th आयनाइजेशन एनर्जी में मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा। यानी मैं कह सकता हूं कि 4 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में है और ऑर्बिट से निकल रहा है, इसीलिए 5th आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। 5th आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में ज्यादा इंक्रीज है। तो मतलब ये हुआ कि रिमूवल ऑफ 5th इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से हो रहा है। दैट मींस आउटर ऑर्बिट कंटेन, वैलेंस शेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या अब ये बात समझ में आई या अभी भी कंफ्यूजन है? ओके, नेक्स्ट जो है फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ X। अब क्लोराइड का जो चार्ज होता है वो -1 होता है, और यहां पर जो X है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी जो होगी वो 4 पॉजिटिव।
ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2, जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है उसकी पॉसिबल वैलेंसी +3, और जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी पॉसिबल वैलेंसी +4। और जब आप ओ लेवल में फार्मूला लिखते थे तो आपको याद होगा इंटरचेंज करते थे, तो ये फार्मूला बनेगा HCl4, फार्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ X। अच्छा, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया है, कल की क्लास में जो कि इंशाल्लाह ऑन कैंपस होगी, आप वो जो बुकलेट है वो लेकर आएंगे। तमाम स्टूडेंट ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर बुक से पढ़कर आएंगे, ठीक है। मैं आपको अब नेक्स्ट जो है क्लास में पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस करवाऊं, ठीक है जी। पास्ट पेपर के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, और अगर आपको अब कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा फिर अब जो भी प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कि अभी जो है वो फिर मेरी क्लास है, ठीक है जी।